Hello guys, good afternoon. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcomes you, all of you, to my online classes of medical surgical nursing. In medical surgical nursing, we are discussing about the ear. About the ear. As you all know, ear has three parts, three dividation of ear. First, outer ear, in which ear pinna and ear canal is there. Middle ear tympanic membrane and ear ossicles and inner ear vestibular and cochlear system. जो एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, ये तीन सेपरेशन होते हैं या तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन ईयर को फॉर द स्टडी पर्पज, फॉर द डिवाइडेशन ऑफ ईयर। अब आगे बात करें अपन कि ईयर में होने वाली डिजीज़ के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम या छोटा सा एक डायग्राम बना के बताना चाहूँगा कि ईयर का नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ईयर में क्या होता है, सबसे आउटर में होता है ईयर पिन्ना, जो कि एक ईयर कैनाल के थ्रू अंदर डायरेक्टेड होता है, और ईयर कैनाल जाके जहाँ फिनिश होती है वहाँ पे एक मेम्ब्रेनस या सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर होती है। सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर या एक मेम्ब्रेनस थिन लेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इसके बाद ईयर ओसिकल्स होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। कौन सी मेलियस, इनकस और स्टेपीज। और इसके बाद वेस्टिबुलर एंड कोक्लियर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम जो कि थ्री रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, सुपीरियर, लेटरल, इन्फीरियर, और एक होता है कोक्लियर सिस्टम। ऐसा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे बाहर ईयर पिन्ना, फिर कैनाल, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ओसिकल्स, वेस्टिबुलर सिस्टम एंड कोक्लियर सिस्टम। और ये कोक्लियर सिस्टम होता है, ये दोनों जो सिस्टम होता है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के थ्रू ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। अब मैं बात करूं तो जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, ये जो ईयर कैनाल और जो मिडल ईयर ओसिकल्स, इनके बीच में एक सेप्टम होता है जिसको कि अपन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज ए लेयर और ए सेप्टम दैट डिवाइड्स ईयर कैनाल और मिडिल ईयर और ईयर कैनाल को जो डिवाइड करता है एक सेप्टम होता है, एक लेयर होती है, थिन लेयर होती है, जो कि एक ड्रम की तरह काम करती है। इसलिए इसको ईयर ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ईयर ड्रम। अब क्या होता है, नॉर्मली जब अपन हियरिंग की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बाहर से जो भी साउंड वेव्स जो कि ईयर पिन्ना कलेक्ट करता है और थ्रू करता है उनको, या डायरेक्टेड थ्रू द ईयर कैनाल, वो आके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे डायरेक्ट होती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन उन वेव्स को एक वाइब्रेशन के रूप में, जैसे अपन ढोल में मारते हैं तो मारते ही उसमें वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, सेम ऐसे ही ये भी एक ढोल की तरह है, ड्रम की तरह ही है, जिसमें क्या होगा, जैसे ही साउंड वेव्स आके इससे टकराएंगी इसमें वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, और वो वाइब्रेशंस फिर जो मेलियस इससे बिल्कुल टच होती है, इनका स्टेपीज जो ओसिकल्स या बोन्स होती हैं, उनके थ्रू एम्पलीफाई मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो जो साउंड वेव्स आती हैं वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकरा के वाइब्रेशंस जनरेट करेंगी, फिर मेलियस, इनके स्टेपीज उनको एम्पलीफाई कर देंगे, और एम्पलीफाई होने के बाद ये कहाँ जाएंगी, वेस्टिबुलर सिस्टम जो कि बैलेंसिंग के लिए होता है, और कोक्लियर सिस्टम तक जाती हैं। और कोक्लियर सिस्टम में सेल्यूलर चेंजेज होते हैं, जैसे ही साउंड वेव्स से कोक्लियर सिस्टम तक जाती हैं, वहाँ पे जाके जो एक ये मैकेनिकल फोर्स के रूप में आती हैं, मैकेनिकल फोर्स वहाँ पे जाके इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स अपनी बॉडी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेस के रूप में ही काम करती है, कोई भी फंक्शन करती है तो उसके लिए केमिकल एक्सचेंज होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ पोटेंशियल चेंजेज होते हैं, वो सब की वजह से क्या होता है, चेंजेज आते हैं, और वो एक कंडक्शन या एक इन्फॉर्मेशन का रूप ले लेते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन थ्रू द नर्व्स ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन उस मैसेज के लिए रेस्पॉन्ड करता है। अब अगर बात करें अपन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की, तो आज अपन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में ही पढ़ेंगे। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो कि ईयर कैनाल और मिडिल ईयर को सेपरेट कर रही है,
इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली आप समझ गए कि क्या अनाटमी होती है और क्या फिजियोलॉजी होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, कौन से? एक्सटर्नल ईयर जिसके अंदर पिन्ना एंड ईयर कैनाल, मिडल ईयर जिसके अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड ईयर ओसिकल्स, एंड इनर ईयर जिसके अंदर वेस्टिबुलर सिस्टम एंड कोक्लियर सिस्टम होते हैं। अभी अपन ईयर ड्रम की बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स आ जाती हैं या फिर कोई इंजरी हो जाए या किसी ट्रॉमा की वजह से जो ये मिडिल ईयर के स्टार्टिंग पे जो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है ये क्या हो जाती है, टूट जाती है। इसमें टीयर हो सकते हैं, इसके अंदर होल हो सकते हैं। तो उस होल होने की वजह से क्या होगा, जो साउंड वेव्स जा रही थी जाके एक ड्रम, जैसे अपन ड्रम में छेद कर देते तो या ढोल में छेद कर देते, फिर उसको कितना ही बजा लें वो वैसा साउंड नहीं करता जैसा कि वो पहले कर रहा था। तो सेम ऐसे ही जब यहाँ पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि हाई नॉइस या किसी ब्लंट ट्रॉमा या अपन ने कुछ कान में, जैसे लोग नॉर्मली वैक्स को एक्सक्रेट करने के लिए या बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ पेंसिल या कुछ ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो मोस्ट कॉमन रीज़न यही होता है कि लोग अपनी लापरवाही की वजह से उसको वैक्स को एक्सक्रेट करते टाइम इसको तोड़ लेते हैं, पर टीयर कर लेते हैं या इसके अंदर होल बन जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ड्रम जो कि वाइब्रेशंस जनरेट कर रहा था वो काम नहीं होगा और कंडक्शन लॉस होगा। जो बाहर से आने वाली जो साउंड वेव्स थी उनका कंडक्शन नहीं होगा और कंडक्शन हियरिंग लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। क्या होगा, कंडक्शन हियरिंग लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन अपनी डिजीज़ है। मतलब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो कि अपन ने बात करी थी, जो सेपरेट करती है किसको, ईयर कैनाल और मिडल ईयर के बीच में एक थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, या इसका दूसरा नाम क्या है, ईयर ड्रम। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन मतलब परफोरेशन, जैसा कि तुम डायग्राम में दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसके अंदर छेद हो गया या टीयर या छेद हो जाना, होल हो जाना या टीयर हो जाना, तो उसको क्या बोला जाता है, परफोरेशन। तो परफोरेशन हो जाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस होने के चांसेस या कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो रप्चर्ड ईयर ड्रम, रप्चर हो जाना ईयर ड्रम का या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन एक ही बात है, इज ए होल और टीयर इन द थिन टिश्यूज दैट सेपरेट्स योर ईयर कैनाल फ्रॉम योर मिडिल ईयर। मतलब जो ईयर कैनाल और मिडिल ईयर के बीच में जो थिन टिश्यूज़ की एक लेयर थी उसके अंदर परफोरेशन हो जाना, रप्चर हो जाना या होल हो जाना या कोई टीयर हो जाना, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, ए रप्चर्ड ईयर ड्रम कैन रिजल्ट इन हियरिंग लॉस। इसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है और इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये मिडिल ईयर को वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस। अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है तो बाहर से इन्फेक्शन इजीली मिडिल ईयर तक पहुंच सकते हैं। तो ये कंडीशन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट बात करें, ये कुछ फ़ोटो जो डाली हैं इसमें दिख रहा है आपको होल और यहाँ दिख रहा है टीयर। मतलब टीयर भी हो सकता है और होल भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस इसके अंदर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टीयर को अपन परफोरेशन नहीं बोलेंगे, होल होगा तो उसी को बोलेंगे। अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में कोई भी टीयर या होल या कुछ भी हो रहा है उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें या क्यों होता है मेनली परफोरेशन। सबसे पहले लाउड साउंड्स, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड्स अगर अपन सुनते हैं या जैसे नॉर्मली डीजे साउंड्स या बहुत पार्टीज़ में लोग जाते हैं या फिर कोई हेडफोन्स लगा के या ईयरफोन्स लगा के बहुत ज़्यादा साउंड में म्यूजिक सुनता है, तो वो सब लाउड साउंड्स या कोई एक्सीडेंटल लाउड साउंड्स, जैसे कई बार कोई एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से, ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से बहुत लाउड साउंड्स आते हैं, तो उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है क्योंकि ये थिन लेयर होती है जो कि एक ड्रम की तरह काम करती है। तो ड्रम पे अगर कोई भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड्स आके टकराएंगी तो मे बी इसमें टीयर और होल्स बन सकते हैं। इसके बाद ए फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द ईयर, कई बार कान के अंदर कुछ घुस जाता है, कोई कीड़ा घुस जाए या कोई
ऐसी चीज़ ट्रोमेट या कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट ऐसा एंटर हो जाए जिसकी वजह से कि इसके अंदर होल या टीयर हो सकता है। हेड ट्रॉमा, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो हेड की या जो स्कल की बोन्स होती हैं वो अगर फ्रैक्चर हो गई या इम्पेक्टेड हो गई टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे, मतलब फ्रैक्चर होगा तो वो कहीं भी जा सकती है। तो मे बी वो अगर हेड ट्रॉमा की वजह से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक बोन्स इम्पैक्ट हो गई हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और मिडल ईयर इन्फेक्शन, अगर मिडल ईयर इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर मिडल ईयर इन्फेक्शन है जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को भी अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी सेलुलर डैमेज हो के इसके अंदर परफोरेशन हो सकता है। या फिर रैपिड प्रेशर चेंजेस, जैसे अपन हिल्स पे जाते हैं हाई या फिर एयर ट्रैवल करते हैं, तो जैसे जैसे अपन ऊपर चले जाते हैं या सी लेवल से ऊपर जाते जाते हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो एक प्रेशर जनरेट होने लग जाता है। अपने ईयर्स के बाहर की साइड का प्रेशर नेगेटिव होने लग जाता है जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा लगने लग जाता है। तो उस प्रेशर की वजह से भी क्या हो सकता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में टीयरिंग या होल्स या परफोरेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं। अब अगर इंजरी या टिश्यू डैमेज होगा तो ब्लीडिंग हो सकती है, ओटालजिया हो सकता है, इन्फ्लामेटरी साइंस आ सकते हैं या फुलनेस वाली फीलिंग आ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हियरिंग लॉस हो सकता है जो कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। मिक्स्ड का मतलब अपन दो तरह की हियरिंग लॉस की बात करते हैं, एक होता है कंडक्टिव और दूसरा होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल मतलब अगर नर्व डैमेज हो तो उसकी वजह से जो होने वाला हियरिंग लॉस होता है तो उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरल। और कंडक्शन के वजह से जो प्रॉब्लम्स, कंडक्शन में मतलब बाहर से लेके और कोक्लियर सिस्टम तक पहुंचने के बीच में, साउंड वेव्स के पहुंचने के बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है या कोई रुकावट आ रही है तो वो कंडक्शन में, और वहाँ तक पहुंचने के बाद भी अगर अपने को सुनाई नहीं दे रहा है मतलब कि कोई नर्व इंजरी हो सकती है, तो उसकी वजह से होने वाले हियरिंग लॉस को क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसके लिए कुछ टेस्ट्स किए जाते हैं इसका पता लगाने के लिए कि सेंसरी न्यूरल है या कंडक्टिव। तो मैंने पहले बताया आपको वेबर टेस्ट और रेनी टेस्ट। तो उन रेनी टेस्ट और वेबर टेस्ट जो कि एक कौन से होते हैं, ट्यूनिंग फोक टेस्ट होते हैं जिसमें ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करके और हेड पे या पीछे मेस्टोइड प्रोसेस पे टच करके देखा जाता है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। तो मे बी इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस तो होगा ही होगा, मे बी अगर आपका ब्लंट ट्रॉमा या इंजरी आगे तक पहुंच गई है जिसकी वजह से नर्व डैमेज हो गया तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस भी हो सकता है, या इन्फेक्शन इतना फैल गया है कि उसकी वजह से नर्व भी अफेक्ट हो रही है तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस भी हो सकता है। टिनिटस होगा और सेप पे परफोरेशन स्प्लिट, मतलब अगर आप टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को देखेंगे तो उसके अंदर कट या टूटा फूटा आपको दिखाई देगा। तो पेन, ब्लीडिंग, फुलनेस, हियरिंग लॉस में बी कंडक्टिव और मिक्स्ड, टिनिटस और सेप ऑफ परफोरेशन इज स्प्लिट। ये एक सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट बात करें एग्जामिनेशन या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में सबसे पहले हिस्ट्री में आपको पता चल सकता है कि कैसे कैसे, या कोई पर्सन जो जानबूझ के कुछ वैक्स एक्सरेट करने का काम कर रहा था तो उस वक्त इंजरी लगी, या फिर कोई हाई साउंड्स की वजह से या प्रेशर वेरिएंस की वजह से क्या हुआ, वो सब आपको हिस्ट्री में पता लग सकता है कि पेशेंट कहाँ गया था, उसके बाद इसमें ऐसे सिम्टम्स आने चालू हो गए, हियरिंग लॉस होना चालू हो गया, तो उससे आपको एक आइडिया लग सकता है। इसके बाद आप फिजिकल एग्जामिनेशन करके देख सकते हो जिसमें आप टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को थ्रू द ओटोस्कोप विजुअलाइज करके देख सकते हो कि परफोरेशन है या नहीं है। तो परफोरेशन मेनली दो तरह का हो सकता है, सेंट्रल परफोरेशन और मार्जिनल, मतलब बीच में अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन है तो वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा मार्जिनल से, मार्जिनल परफोरेशन होगा तो वो थोड़ा कम अफेक्ट करेगा। तो दो तरह से हो सकता है। सेंट्रल मतलब ईयर ड्रम जो था, अभी आपने पीछे स्ट्रक्चर देखा था, तो ईयर ड्रम के स्ट्रक्चर में अगर सेंट्रली अगर कोई होल हो रहा है या टीयर हो रहा है तो सेंट्रल, और अगर मार्जिन साइड्स में हो रहा है, होल हो रहा है तो मार्जिनल परफोरेशन। ब्लड क्रस्ट अगर परफोरेशन हुआ है तो ब्लड आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगर स्कल फ्रैक्चर है तो CSF लीकेज हो सकता है, और क्लियर फ्लूइड जो कि CSF होता है वो आपको
सीन हो सकता है फिजिकल एग्जामिनेशन डिस्चार्ज जो होगा उसके अंदर। नेक्स्ट बात करें तो ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ओटोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ईयर को विजुअलाइज या एक्सपेंडेशन या उसको देखने के लिए यूज किया जाता है ईयर की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, तो वो अपन ओटोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक की शो होगी, उसके अंदर का शो नहीं होगा ओटोस्कोप से। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक लेयर बीच में आ जाती है, बाहर से ही इंस्ट्रूमेंट को डाल के अपन देखते हैं, कान में डाल के। नेक्स्ट द ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री से अपन ऑडियो असेसमेंट कर सकते हैं कि कितना सुनाई दे रहा है, कैसे सुनाई दे रहा है, एक कान से सुनाई दे रहा है, दोनों कान से सुनाई दे रहा है, किस कान में ज़्यादा है, किस कान से कम सुनाई दे रहा है, वो सब किससे ऑडियोमेट्री से अपन को असेस कर सकते हैं। इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस या मिक्स्ड हियरिंग लॉस का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में अगर इन्फेक्शन है तो अपन एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट में जैसे अगर इन्फेक्शन की वजह से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हुआ है तो अपन एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। और अगर किसी फिजिकल फोर्स की वजह से, साउंड वेव्स की या जैसे या प्रेशर वेरिएंस की वजह से हुआ है तो उसमें क्या होता है, मायरिंगोप्लास्टी नाम से एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर अपन टिम्पेनिक प्लास्टी मतलब रिपेयर करना या रिकन्स्ट्रक्ट करना, तो अपन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को रिकन्स्ट्रक्ट करके भी अपन इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रिवेंशंस हैं, जैसे प्रिवेंट अपर, ये सुपर नहीं अपर है, ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इट्स अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, नेजल ब्लो, प्रोहिबिट ईयर ड्रॉप्स, ये सब अपन करके प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसको 3 से 4 वीक या लगभग 1 महीना लगता है ईयर ड्रम परफोरेशन या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन को ठीक होने में। तो मायरिंगोप्लास्टी नाम से जो प्रोसीजर होता है वो मेनली परफॉर्म किया जाता है अगर फिजिकल फोर्स की वजह से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इंजरी हुई है तो, या अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अपन एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट एंटीबायोटिक्स, और इसके अलावा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, अगर फीवर हो रहा है इन्फेक्शन की वजह तो एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं। पेन के लिए एनाल्जेसिक्स यूज कर सकते हैं। ये सब सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। और साथ में अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स, और सर्जिकल प्रोसीजर की बात करें तो मायरिंगोप्लास्टी, जिसको टिम्पेनोप्लास्टी भी बोल सकते हैं, या मायरिंगोप्लास्टी यूज की जाती है। तो ये था आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, मतलब जो कि एक थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है ईयर कैनाल और मिडल ईयर के बीच में, जो दोनों को सेपरेट करती है, उसको बोलते हैं अपन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। अगर उसके अंदर किसी ब्लंट ट्रॉमा की वजह से, हायर ट्रॉमा की वजह से, हाई लाउड साउंड्स की वजह से, या प्रेशर वेरिएंस की वजह से कोई टीयर आ रहा है या कोई होल हो गया है तो उसकी वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस या मिक्स्ड हियरिंग लॉस अपने को वहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसको कि क्या बोला जाता है, उस कंडीशन को टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो हाई साउंड्स, लाउड साउंड्स, ब्लंट ट्रॉमाज, हेड ट्रॉमाज और प्रेशर वेरिएंस जैसी चीज़ें अपने को ये कंडीशन कोज कर सकती हैं। मैनिफेस्टेशंस की बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, तो पेन हो सकता है, फुलनेस हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, हियरिंग लॉस जो कि कंडक्टिव और मिक्स्ड दोनों तरह का हो सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की बात करें तो ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन से, फिजिकल एग्जामिनेशन से, हिस्ट्री कलेक्शन से और ऑडियोमेट्री से अपन असेस करके देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है पेशेंट की, और उसके बेसिस पे अपन मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर हियरिंग मी। दिस इज़ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके, कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।